नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पी सेशन में स्वागत है। ये घटना चक्र का मॉडर्न हिस्ट्री का एमसीक्यू है। ओके, मॉडर्न हिस्ट्री का एमसीक्यू है घटना चक्र का 2022 ईस्वी का। सबसे लेटेस्ट बुक अभी तक मार्केट में यही है। 2023 वाली बुक तो अभी नहीं आई है और बहुत ही अच्छे एमसीक्यू हैं और मैं एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करूँगा। भले ही हम 50 ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उसको मैं इतना सारा फैक्ट आपको बता दूंगा कि 200 सवाल आप हल कर सकते हैं आराम से बैठे बैठे। इसलिए ध्यानपूर्वक एक एक सवाल को हल करना। ओके, और आज से शुरू ही कर रहे हैं, दोबारा शुरू कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं 10 दिसंबर 2021 को जो पहला वीडियो मैंने डाला था तो घटना चक्र का ही वीडियो था, वो साइंस का वीडियो था। लेकिन इस साल 1 साल होने का है, फिर से हिस्ट्री वगैरह सब मैं करवा चुका हूँ, लेकिन फ्रेश से मैं करवाऊँगा तो अच्छे से एक्सप्लेन भी मैं अलग तरीके से करूँगा। शुरुआत में जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया तो मुझे नहीं पता था कि कैसे पढ़ाते कैसे नहीं। खैर चलो, इसको पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम लोग और मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। और साथ साथ में लूसेंट के साइंस के एमसीक्यू भी अपलोड होते हैं चैनल पर, उसको भी आप जाके ज़रूर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। बीपीएससी 68वीं का पैटर्न बदलेगा, इसलिए तैयारी अच्छे से करना है और अभी से करना है। 12 फरवरी को ही आपका एग्ज़ाम होगा। अगर 12 दिसंबर से लें तो मात्र 2 महीने बचे हुए हैं आपके पास। ओके, तो पहला सवाल है कि वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था। आंसर को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना है, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन को, जिसके से हमें दिक्कत ना हो एग्ज़ाम में। ओके, वन लाइनर फैक्ट पढ़ना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन एमसीक्यू लगाने से याद बहुत आसानी से और अच्छे से रहता है। तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था और बहुत जगह पर लिखा रहता है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, जो गलत है। भारत आने का यूरोप से, कहाँ से? यूरोप से सीधा भारत आने का रास्ता खोजा था उसने, समुद्री रास्ता। ये तो पहले कहाँ से आते थे? पहले आते थे जहाँ अभी स्वेज नहर बन गया है वहाँ पर पहले उतर जाते थे, फिर पूरा जहाँ पर मिस्र का भाग है उसको वो लोग पार करते थे, या तो लाल सागर होते हुए या फारस की खाड़ी होते हुए, फिर वो हिंद महासागर में आते थे, फिर वहाँ से भारत आते थे। तो लेकिन डायरेक्ट जो रूट था ना यूरोप से, वो नहीं पता था, उसी की खोज की थी वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में। पहले का आंसर बी हो जाएगा। ओके, 20 मई 1498 को भारत पहुंचा था वो। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 1505 में फ्रांसिस्को ड अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वाइसराय बनकर एवं गवर्नर बनकर आया था। देखो, सबसे पहले आया था कौन? तो वास्को डी गामा आया था भारत, लेकिन पहले गवर्नर बन के पुर्तगाली कौन आया था? अल्मीडा। उसके बाद कौन आएगा? अलबुकर्क। पहले अल्मीडा लाएंगे, फिर उसमें हम बुक रखेंगे, इसको इस ट्रिक से याद रखना। और ब्लू पॉट वाटर की पॉलिसी इसी ने स्थापित किया था। निम्न से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी संबंधित है? तो द अल्मीडा नाम था इसका, पहला गवर्नर था ये। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? पहले का आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगाली थे। कितनी ही बार पूछा गया है, पुर्तगाली थे। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 14 का आंसर हो जाएगा सी, 1498 ईस्वी में भारत आया था वो। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? 5 का आंसर हो जाएगा अल्मीडा था, जो प्रथम वायसराय बना था भारत में। उसके बाद कौन आएगा? अलबुकर्क। अब कभी नहीं भूलोगे आप। निम्न से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? उस राजा का नाम था जमोरिन। क्या नाम था? जमोरिन। इस चीज को ध्यान में रखना। अगला है सूची को मैच करना है। वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? तो पुर्तगाल का। पुर्तगाल से कहाँ पर आया था ये? आंसर क्या हो जाएगा इसका? यहाँ पर आंसर देखते हैं, डायरेक्ट बी दिया हुआ है, यानी कि 1 का 2 हो जाएगा वास्को डी गामा। बी का क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का यात्री था, और ये भी निकला था कोलंबस जिसने अमेरिका की खोज की, वो भी निकला था भारत को ही खोजने के लिए, लेकिन उल्टी दिशा में चला गया था, इसीलिए उसने अमेरिका की खोज की थी। कैप्टन कुक कहाँ का यात्री था? ये था ग्रेट ब्रिटेन का। तस्मान कहाँ का था? तो हॉलैंड का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दिया हुआ है बी। ओके, कैप्टन कुक था ग्रेट ब्रिटेन का और तस्मान था हॉलैंड का। भारत पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो भारत पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है अल्बुकर्क को। क्यों कहा जाता है?
उस चीज़ का ध्यान से यहाँ पर पढ़ लीजिए कि भारत पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की थी। 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीता था अल्बुकर्क ने। आदिल शाही सुल्तान वहाँ पर एक राज्य हुआ करता था, बीजापुर सुल्तान था, बीजापुर राज्य का नाम था, उसका सुल्तान का नाम था आदिल शाही था वहाँ पर, और उससे इसने गोवा को छीन लिया था। गोवा स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट रहा है और आज़ादी के बाद भारत ने पुर्तगालियों से गोवा को छीना था। तो उस तब जो 1510 से पुर्तगालियों ने गोवा को हथियाया वो 1962-63 के आसपास भारत को मिला है वापस। अगले सवाल पर चलते हैं कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा गया है आपसे। तो इसका आंसर 9 का ए ही गलत है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया, जबकि कब किया है, 1510 में गोवा पर कब्जा किया गया है। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टम में लगाया था, बिल्कुल सही है, दक्षिण भारत में पहला कारखाना मछलीपट्टम में ही लगा था। पूर्वी भारत में अंग्रेज कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में अपना पहला कारखाना लगाया, बिल्कुल सही है। बिहार में कब लगाया है ये आपको मुझे कमेंट करना है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 से मद्रास पर कब्जा कर लिया था। पुर्तगालियों ने भारत में निम्न से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, कोचीन में सबसे पहला दुर्ग का निर्माण किया था। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारी केंद्र स्थापित किए? तो 11 का आंसर हो जाएगा सी, पुर्तगालियों ने पहले सामुद्रिक व्यापारी केंद्र की स्थापना की थी। बंगाल के निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई वो कौन सी थी? तो वो हुगली की फैक्ट्री थी जो पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई थी। ध्यानपूर्वक करना इस तरह के क्वेश्चन को, क्यों मैं कह रहा हूँ बार बार, क्योंकि इसी तरह के सवाल जब एग्जाम में आते तो वहाँ पर आप गलत कर जाते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा ने मद्रास के निकट सैन थोमे और बंगाल में हुगली और पुर्तगाली बस्ती स्थापित कर भारत के पूर्वी समुद्री तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया था। आए तो थे वो कालीकट तट पर, गोवा पर अधिकार किया, ये सब पश्चिमी भारत में पश्चिम तट पर है। पूर्वी तट पर नीनो डी कुन्हा ने मद्रास के निकट सैन थोमे और बंगाल में हुगली पर अपना कब्जा किया था। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा एक दिन बाद करके। पंडिचेरी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। अगला है पंडिचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरे यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। अंग्रेजों ने कभी पंडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। जो 68वीं बीपीएससी में निगेटिव मार्किंग की बात आ रही है और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, इस तरह के सवाल आपको बीपीएससी में और अधिक देखने को मिलेंगे आने वाले समय में। इसलिए इस तरह के सवालों पर अधिक ध्यान देना है, अधिक जोर देना है और ध्यानपूर्वक करना है इसको। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 सही है। अगर आप ये भी देख लेते कि अंग्रेजों ने कभी पंडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, एलिमिनेशन मेथड इसको कहा जाता है। तीसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, अंग्रेजों ने कब्जा किया था। तो तीसरा को अगर काट देंगे तो 3 आंसर आपका वैसे ही कर जाएगा, एक आंसर निकल के आ जाता है, पहला ए सही है। अगला है कि अंग्रेजों ने पंडिचेरी पर 1793 में कब्जा कर लिया, फिर 1814 में हुई पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया। इस प्रकार कथन केवल एक सही है। हुगली को बंगाली खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो पुर्तगाली थे जो हुगली का यूज करके पूरे बंगाली खाड़ी में लूटपाट मचाते थे। बंगाली खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का प्रयोग करता था। देखो 65वीं बीपीएससी 2019 में पूछा गया है इसको, इसलिए वीवीआई सवाल है ये। इस तरह के सवाल खूब पूछे जाते हैं, ध्यानपूर्वक करना है इसको। और आईएएस प्री 1995 में पूछा गया था। तो पुर्तगाली थे, 15 का आंसर सी हो जाएगा। 16 है कि निम्न से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो जॉब चॉर्नॉक को कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान में रखना है इसको। अगला है कलकत्ता किसने बसाया था? जॉब चॉर्नॉक ने कलकत्ता बसाया था। और ये ऊपर फैक्ट हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं पीडीएफ में, जहाँ इंपॉर्टेंट होगा उसमें मैं बता देता हूँ, पढ़ भी देता हूँ। निम्न से किस स्थान में भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मद्रास में पहली बार नगर निगम की स्थापना हुई थी। मद्रास में पहली बार नगर निगम की स्थापना हुई थी। कहाँ पर? मद्रास में, वर्तमान मद्रास में। जरूर ध्यान में रखना, हाल फिलहाल किसी एग्जाम में पूछा गया था ये। 1688 मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने प्रारंभ की थी? संयुक्त पूंजी कंपनी का क्या होता है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में पहली बार कोई कंपनी स्थापित हुई थी दुनिया में। पूछा गया कौन सी कंपनी थी ऐसी? तो डच कंपनी थी जो
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत स्थापित की गई थी। इसलिए डचों ने पुर्तगालियों को हरा दिया था बार बार, क्योंकि उनके पास हल्के जहाज़ थे, उनकी कंपनी ज़्यादा सक्षम थी। पुर्तगाली सक्षम कंपनी जो थी वो लेट लतीफ़ा वाली कंपनी थी, लाल फीताशाही वाली कंपनी थी। उनके जहाज़ भी भारी थे जो तेज़ी से चल नहीं पाते थे। अगले सवाल पर चलते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने पोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। अगला है कि आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया था। 20 का आंसर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही है, बी 20 का आंसर हो जाएगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था और उनके पास आधुनिक हथियार थे, बिल्कुल सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई उन्हें अच्छा वेतन दे तो अपनी सेवा में लगा सकता था, कोई भी उनको पैसा देकर खरीद सकता था। ऐसी हालत थी हमारे देश के अलग अलग सेनाओं की। 21 का आंसर डी हो जाएगा। तीनों ही कथन सही है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यानपूर्वक कीजिएगा। अगला है कि निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। लिवेंट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, ओस्टेंड कंपनी। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा। लिवेंट कंपनी थी जिसको पहली बार भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। लिवेंट कंपनी को 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र वहाँ की महारानी ने दिया था, स्थल मार्ग से। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने प्रथम ने द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए पहला अधिकार पत्र प्रदान किया। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया गया है और 1709 में दोनों कंपनियों को मिलाकर नया नाम रखा गया, यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स और इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़ के रूप में सामने आई। यह कंपनी सामान्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानी जाती थी। तो ये अलग अलग कंपनियां थी जो समय समय पर स्थापित होती थी वहाँ पर व्यापार करने के लिए। पुनर्जागरण और वर्ल्ड हिस्ट्री का अगर सही से पढ़ा होगा आपने पुनर्जागरण को, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सब कंपनियाँ स्थापित क्यों हुई थी वहाँ पर। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्न से कौन सा बादशाह था। तो उस समय अकबर था भारत में, क्योंकि 1604 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हुई है, तो उससे पहले ही स्थापित हो चुकी थी ये कंपनी। अगला है 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने स्थापित किया था इसको। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। मुगल सम्राट के काल में स्थापित भारत में कब किया है ये पूछा गया। ध्यानपूर्वक सवाल को पढ़ना है। तो जहांगीर के समय में भारत में इसको स्थापित किया गया था। क्या लिखा हुआ है कि जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मुसलीपट्टनम और मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। 1613 में सूरत में स्थापित किया गया था प्रथम अंग्रेजी कारखाना। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी। तो सूरत में स्थापित की थी। पहले का 25 का डी हो जाएगा। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थार्ध में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कारखाना स्थापित किए गए थे। इसका आंसर हो जाएगा केवल और केवल भरूच में स्थापित किए गए थे उस समय। ए आंसर हो जाएगा इसका। अगले सवाल पर चलते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। 27 का आंसर हो जाएगा सूरत में पहली फैक्ट्री इसकी लगाई गई थी। निम्न से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। तो थॉमस बेस्ट था, इसने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान में रखना। पुर्तगालियों को अंग्रेजों ने स्वाली का स्थान पर हराया था। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले सूरत में अपना कारखाना स्थापित किया था। इनमें से वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी। तो सूरत में कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी 1613 ईस्वी में। 1613 ईस्वी में। अगला सवाल है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ पर थी। तो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी जो था, पश्चिमी प्रेसिडेंसी, ये सूरत में था पहले। उसके बाद कहाँ पर चला गया था, बम्बई। कहाँ पर चला गया था, बम्बई में चला गया था। उसके बाद वर्तमान का मुंबई नाम है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था। तो आपको पता होगा दहेज वाला किस्सा, पुर्तगालियों से लिया था दहेज में पूरा का पूरा बम्बई।
ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को पुर्तगालियों के द्वारा बम्बई उपहार स्वरूप प्रदान कर दिया गया, जिन्हें उन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया था? तो 1797 ईस्वी 1797 में जो अपना इलाहाबाद का किला है उस पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया था, प्रयागराज के किला पर। अवध के नवाब सादत अली ने 1797 ईस्वी में प्रयागराज इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड को भारत से भगा दिया था औरंगजेब ने। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों पर घेरा डाला और मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया था। जॉन चाइल्ड ने इतनी बड़ी दुस्साहस की थी भारत में। तो अंग्रेज औरंगजेब ने इसको भारत से बाहर भगा दिया। फिर इसने सॉरी बोला, विवश होकर उसको फिर से भारत में जगह दे दिया। और क्यों दिया जगह? औरंगजेब जानता था कि अंग्रेज भले ही उस समय अपना व्यापार करते थे, बहुत सारा हस्तक्षेप भी करते थे, लेकिन इनकी वजह से भारत का निर्यात बढ़ता था। भारत बाहर बहुत सारा सामान भेजता था उस समय, इसलिए इसको फिर से भारत में अलाउ कर दिया गया था मुगलों के द्वारा। अगला है कि निम्न से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो वो तात्कालिक कारण पूछा है। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कौन सा ऐसा कारण था जिसके कारण जो विद्रोह है, रिवोल्ट है, युद्ध है, जो वॉर है वो ट्रिगर हो गया था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग। 35 कैसा बी ही हो जाएगा। कर्नाटक नहीं, यहाँ पर दिया हुआ है अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तो देखो यहाँ पर आंसर गलत दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये कारण नहीं था। यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेनेशन अलग दिया है, जो मैं बोल रहा था वही बिल्कुल सही है। यहाँ पे बी ही होगा। ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का ही जंग था जो फैलते फैलते भारत तक पहुँच गया था। फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में मुख्य रूप से युद्ध हो रहा था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध 1740 में जो आरंभ हुआ उसी का विस्तार था। गृह सरकारों का आज्ञा के विरुद्ध दोनों दलों अंग्रेज और फ्रांसीसियों में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण माना जाता है। देखो यहाँ पर दो चीज़ें हैं इस सवाल में। यहाँ पर एक चीज़ वर्ड को पकड़ना, तात्कालिक कारण। तो तात्कालिक कारण में देखो कारण तो ये भी है ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी का जंग, लेकिन अब जैसे हम पढ़ते हैं कि जो विद्रोह हुआ था 1857 का, उसके विद्रोह के कारण तो बहुत सारे थे, लेकिन तात्कालिक कारण में कौन सा आता है? वो इनफील्ड राइफल की बात आती है, चर्बी वाले कारतूस की बात आती है। तो मुख्य कारण तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध का ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी का जंग ही था, लेकिन किस कारण से भारत में युद्ध हो गया था ये पूछा है। तो इसका कारण क्या हो जाएगा? अंग्रेज के कुछ सैनिकों ने फ्रांसीसियों के जहाज़ का अधिग्रहण कर लिया था, इसलिए यहाँ पर भारत में अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध छिड़ गया था। जबकि इस युद्ध का मुख्य कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के जंग जो गद्दी के लिए अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों लड़ रहे थे, उसी का विस्तार भारत में एक छोटी सी घटना के कारण हो गया था, जिस घटना का क्या नाम था? अंग्रेजों के द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण ही था मुख्य मुद्दा। इसलिए इसका आंसर डी होगा। डी बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। मैंने ऊपर मिस्टेक किया था, लेकिन तात्कालिक कारण इसका यही है और मुख्य कारण है ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का अधिग्रहण। स्पष्ट हो गया होगा दोनों, बार बार मैंने बताया है, स्पष्ट हो गया होगा। तात्कालिक कारण दिया हुआ था, इसलिए उसका आंसर डी था। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य में लड़ा गया था। किस कारण से लड़ा गया था? ऑस्ट्रिया की राजगद्दी का युद्ध था, यही याद रखना है। तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों का जहाज छीन लिया था। सूची को मैच करना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, प्रथम मैसूर युद्ध, किसमें किस किस की हार हुई थी? कौन सी सूची, कौन सा वो है, क्या बोलते हैं उसको, संधि है, इसको आपको मैच करना है। तो इसका आंसर चलो मैच करते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध का क्या हो जाएगा? प्रथम कर्नाटक ए का क्या आंसर हो जाएगा? एक्सला सापेल की संधि, जिसमें ऑस्ट्रिया वाला है एक्सला सापेल की संधि। पहले का ए का 4 हो जाएगा। दूसरा है तृतीय कर्नाटक युद्ध, इसके बाद हुआ था पेरिस की संधि। तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? तो पेरिस की संधि हुई थी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद क्या हुआ था? तो और निर्णायक रहा था ये। अब प्रथम मैसूर युद्ध में क्या हुई थी? ब्रिटिशों की हार हुई थी। टीपू, उसको याद करो, हैदर अली को, और उसने हरा दिया था अंग्रेजों को। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 1 का 4 देखो किस में है, सी आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। इसका आंसर सी होगा।
प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला-सापेल की संधि, तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत हुआ, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और निर्णायक युद्ध था, प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिशों की हार हुई थी। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 50 से 52, कर्नाटक का तृतीय युद्ध 58 से 63 और चौथा क्या है? पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी। तो कर्नाटक का इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749-54 में ही हुआ है, कर्नाटक का तृतीय युद्ध 58 से 63 में हुआ है, पानीपत का तृतीय युद्ध 61 में हुआ है, कर्नाटक का प्रथम युद्ध 46 से 48 के बीच में हुआ है। इसको जरूर ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ओके, निम्न से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी? पहला यूरोपीय, उसका नाम है डुप्ले। ये फ्रांसीसी गवर्नर था, अब बहुत ही ज़्यादा चालाक था ये। जो हस्तक्षेप की नीति पढ़ते हो वेलेजली का या डलहौजी का, उसकी शुरुआत इसी ने की थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में कहाँ पर लगाया था? तो सूरत में ही फ्रांसीसियों ने पहला कारखाना लगाया था 1664 ईस्वी में। नहीं, यहाँ पर पढ़ देता हूँ मैं पूरा का पूरा। 1668 में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की शुरुआत की थी। 1668 ईस्वी में 1668 ईस्वी में शुरुआत की थी 1668 ईस्वी में शुरुआत की थी। अगला है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी कब? पहले का आंसर हो जाए, इसका आंसर हो जाए ए, लुई 14वें के कार्यकाल में हुई थी। फ्रांस की क्रांति अगर आपने पढ़ा होगा तो ये सब नाम आपको पता होगा, फैमिलियर होगा। निम्न से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो कलबर्ट को माना जाता है भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक। बंगाल में निम्न से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चिंसुरा में स्थापित किया था और हुगली में डचों ने कारखाना को स्थापित किया था। यहाँ पर अलग अलग ईस्वी में अलग अलग जगह पर स्थापित हुई। डचों ने पटना में भी कारखाना लगाया था, ये देखो पटना में। 1632 ईस्वी का नाम आता है, याद होगा, पढ़ा होगा आपने KBC या दृष्टि से। ये 65वीं BSc का क्वेश्चन है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी पटना में फैक्ट्री स्थापित की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1632 ईस्वी में पटना में फैक्ट्री स्थापित की थी डचों ने। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्यों? दक्षिण भारत में फ्रांसीसी फेल क्यों हो गए, ये बताओ। इसको मेंस में ऐसे भी पूछा जाता है कि दक्षिण भारत में जो चीज़ डुप्ले ढूंढ रहा था वो चीज़ जो क्लाइव है उसने बंगाल में ढूंढ लिया। तो इस तरह के क्वेश्चन मेंस में ही पूछे जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चन जब आप लिखते हो तो आपको इस तरह के फैक्ट भी याद रहते हैं। इसको कोशिश करना लिखने का। अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, इसीलिए फ्रांसीसी जो हैं वो दक्षिण भारत में पराजित हो गए थे। मुख्य रूप से नौसेना के कारण फ्रांसीसी पराजित हो गए थे। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसको मैच करना है, सबसे पहले कौन सा है और सबसे बाद में कौन सा है। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर दिया हुआ है बी, यानी कि सबसे पहले पुर्तगाली आएंगे, फिर डच आएंगे, उसके बाद अंग्रेज आएंगे, फिर फ्रांसीसी आएंगे। ये तो आसान था, पता होगा ये आप सभी को। यहाँ पर दिया हुआ पंडिचेरी और यहाँ पर दिया हुआ है किसने कहाँ पर कौन सी चीज़ स्थापित की। पंडिचेरी गोवा, त्रावणकोर और मद्रास होगा, ये मद्रास होगा। यहाँ पर सद्रास लिख दिया, इसने गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए, पंडिचेरी में फ्रेंच का था, डुप्ले का याद होगा, अभी मैंने बताया डुप्ले ने घेरा डाला था पंडिचेरी का। गोवा पुर्तगीज, बिल्कुल सही। ट्रावनकोर के सामने डेनिश थे, डेनिश थे वो आए थे। मद्रास में डचों की फैक्ट्री स्थापित हुई थी, याद करो। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। ये अपने बिहार से सबसे अच्छा सोरा और अफीम प्राप्त करते थे यूरोप के लोग। अगला है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? अपना बिहार जो है वो अफीम उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। निम्न यूरोपियों में से कौन एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारियों के रूप में सबसे अंत में आए हैं? तो सबसे अंत में कौन आए हैं भारत में? तो सबसे अंत में फ्रांसीसी आए हैं। 1668 ईस्वी में इन्होंने सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी। अगला सवाल पर चलते हैं। देखो अलग अलग यहाँ पर दिया हुआ है। 1498 पुर्तगाली, 1605 में डच, 1608 में अंग्रेज और 1664 में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ है और 68 में कंपनी स्थापित हुई है। निम्नलिखित में किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? इसका आंसर हो जाएगा सारे जगह, नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, अहमदाबाद, पटना, कोचीन, सब जगह। निम्नलिखित में से मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों का आधार भूमि राजस्व का मूल्यांकन किसने ये सब चीज़ शुरू किया था? युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। ये UPSC का क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक इसको पढ़ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये।
और इस तरह क्वेश्चन 68वीं यूपीएससी में आपको अधिक देखने को मिलेंगे। क्या पूछा है कि अंग्रेजों की भारत को देन है कौन कौन सी चीज़। मृदा के स्वरूप और उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन ही अकबर के स्वयं होता था। युद्ध में चलती फिरती का तोपों का उपयोग ये भी पहले होता था, बाबर ने किया था। तंबाकू और लाल मिर्च की खेती तो ये भी पहले से आता, पुर्तगाली लेकर आए थे ये। तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई भी चीज़ अंग्रेजों की देन नहीं है। ओके, तंबाकू, लाल मिर्च की खेती और जो आलू होता है, जैसे अशोक ने कभी आलू नहीं खाया, आपको पता होगा, क्योंकि आलू पुर्तगाली लेकर आया, अशोक बहुत पहले था। तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, इनमें से कोई नहीं। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत ही है। ये किसने कहा था, 53 का आंसर हो जाएगा बी, टीबी मैकाले ने इस चीज को कहा था। अगले सवाल पर चलते हैं। एक्सला सापेल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। एक्सला सापेल प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद ये संधि हुई थी। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल वैसे ही सही हो जाएगा, तो इसको काट देते हैं, इसको काट देते हैं। ओके, अब इन्हीं दोनों में से एक होगा। ओके, 54 का आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा हमने पढ़ा ही नहीं, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ गया था, बिल्कुल सही है, सी आंसर हो जाएगा। दोनों ही कथन इसके सही है। भारत में अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के निम्न कथनों में से कौन से सही हैं। तो अंग्रेज सफल हुए और फ्रांसीसी असफल हो गए, क्यों। अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन और जनशक्ति मिलना, अभी मैंने बताया कि क्लाइव ने जो चीज़ बंगाल में ढूंढ लिया, डुप्ले वो चीज़ दक्षिण भारत में नहीं ढूंढ पाया था। तो पहला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। अंग्रेजों के बेहतर नौसैनिक ताकत, मैंने ये भी बताया था, तो दोनों ही सही हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, अगला है सवाल, देखते हैं या तो अगले टॉपिक पर अगले वीडियो में हम लोग कौन सा सवाल करेंगे, कहाँ से, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ऑल एग्जामिनेशन, इसलिए बहुत अच्छे से करना है आपको, इसको बार बार कीजिए, वीडियो को जहाँ भी हो सके शेयर कीजिए, अच्छे से करके जाएंगे तो पीटी अवश्य ही हो जाएगा, भले ही कितना भी कट ऑफ जाए, कुछ भी हो। और मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं यार, और घटना चक्र इनफ है आपके एग्जाम के लिए, यूपीएससी तक में मदद करता है घटना चक्र, तो बाकी का तो छोड़ ही दो। वीडियो शेयर करना जहाँ भी हो सके, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना है आपको, ताकि आगे के सेशन भी आ सकें। थैंक यू सो मच आप सभी का।